Hello everyone. My name is Sarvodaya Sinha. I am Dr. Sarvodaya Sinha. सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ वेरी हेल्दी न्यू ईयर. और ईश्वर करे कि आप सब अपने एम्बिशन में सक्सेसफुल हो जाएं. मैं डॉक्टर सचिन कपूर का एक पुराना स्टूडेंट हूँ. 2004 में उन्होंने हमें पढ़ाया था, हमारे बैच को. वी वर वेरी लकी, वेरी प्रिविलेज्ड कि हमें डॉक्टर सचिन कपूर जैसा टीचर मिला. हमने ज़ूलॉजी पढ़ी थी उनसे. और 2005 में हमारा सीबीएसई पीएमटी का एग्ज़ाम था. उस समय सीबीएसई हुआ करता था, जो आज के डेट में नीट है. एंड माय ऑल इंडिया रैंक वाज 308. और मैंने ग्रांट मेडिकल कॉलेज लिया, ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई. वहाँ से मैंने एमबीबीएस किया. एंड इसके अलावा मेरे और भी सिलेक्शंस हुए थे और भी जगहों पे, जैसे कि एएफएमसी हो गया, एमजीआईएमएस वर्धा हो गया, एएमयू, पीएचयू. बट मुझे मुंबई जाना था, तो आई टुक ग्रांट मेडिकल कॉलेज. आज के डेट में मैं एक इंटेंसिविस्ट हूँ, यानी कि एक आईसीयू स्पेशलिस्ट. तो मैं क्रिटिकल केयर पेशेंट्स को देखता हूँ. तो पिछले 10-11 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ. और आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर सचिन सर, जिन्होंने मुझे बोला कि मैं आप लोगों से बात करूं. तो उन्होंने मुझे ये मौका दिया. तो सचिन सर, थैंक्स अ लॉट. तो आइए कुछ मैं बताता हूँ अपनी जर्नी के बारे में. मैंने 2002 में 12th किया था. एंड देन I was more inclined to, my main optional subject was, my main subject was mathematics, and biology was my optional subject. So I cleared IIT, but मुझे बनना था डॉक्टर. शुरू से ही डॉक्टर बनना था. बट पीयर प्रेशर में, क्योंकि मेरे जितने फ्रेंड्स थे सभी मैथ्स बैकग्राउंड के थे, तो मैंने आईआईटी का स्क्रीनिंग निकाला, फिर मेंस के लिए गया. तो मैं इंजीनियरिंग लाइन पे ही था. बट देन मैंने वापस से बैठ के फिर तैयारी की. सो 2 साल मुझे लगे वापस से फॉर्म में आने में. तो मैं काफ़ी उस समय कंफ्यूज रहता था कि मीन्स कैसे खुद को ऑर्गेनाइज़ करूं, बिकॉज एक पिछले 1-2 साल से मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच हो गया हूं, और बायोलॉजी तो बिल्कुल भूल ही गया हूं. सो देन आई स्विंग बैक एंड मैंने सर से मेरी मुलाकात हुई किसी इंस्टीट्यूट में. उस समय वहाँ वो ज़ूलॉजी पढ़ाया करते थे. तो काफ़ी अच्छा गाइडेंस उन्होंने दिया हम लोगों को. एंड जैसा वो बताते थे वो लोग, वैसा हम लोग करते थे. ऑफ कोर्स आपकी बैकग्राउंड नॉलेज तो काम आती ही है, बट उसमें एक फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है, एक पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है. तो वो टीचर्स ही आपको अच्छे से गाइड कर पाते हैं. तो सर से हमें काफ़ी ये मिला. और सर की एक और ख़ास बात थी जो मैं कभी नहीं भूलता. सर हमेशा हमें अपडेटेड नॉलेज दिया करते थे, जो बुक्स में भी नहीं आते थे. डिफरेंट रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश होते थे, जैसे कि ट्रांसमेरिडियन डीसिंक्रोनाइजेशन, इट वाज अ न्यू वर्ड फॉर अस. तो उन्होंने हमें बताया. फिर कई सारी चीज़ें, जैसे कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन मैमल्स में नहीं होता है, सी अर्चिन्स में होता है. बट चूंकि सारे एक्सपेरिमेंट्स सी अर्चिन्स पे रिसर्चेस किए गए हैं, तो इसलिए बुक्स में मेंशन होता है. तो ऐसे कई सारी छोटी छोटी बातें, हालांकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. बट ऑफ कोर्स अगर आप ये जान जाओ ये सारी चीज़ें, तो आपकी खुद की ना, खुद का इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है. एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग द सब्जेक्ट वेरी वेरी सीरियसली. सीरियसली कहने का मतलब कि प्रेशर में नहीं, आप इंजॉय करते हो उस सब्जेक्ट को. तो सर की ये ख़ास बात थी कि कैसे इंटरेस्ट बायोलॉजी में डेवलप करना है, वो ये कला सर के पास है. तो इस हम जब आए थे सर के पास, तो हमने ये सोच लिया था कि सर के इस गाइडेंस का, इस समय का जितना ज़्यादा हम निचोड़ सकें वो हम करेंगे. इस ज्ञान को बटोर लो और आगे बढ़ते जाओ. और वही किया हमने. सो वी वर वेरी लकी एंड रियली ब्लेस्ड. और एक चीज़ मैं अपनी जर्नी के से कहना चाहूँगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा. आप किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहो, सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी प्रोफेशन में देख लो, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए, वो है डिसिप्लिन. लोग कहते हैं ना कि डेडिकेटेड रहो. डेडिकेशन क्या है? पैशन विथ डिसिप्लिन. पैशन तो सबके पास है, मगर हर कोई वो नहीं बन पाता जो वो बनना चाहता है. कैसे बनेगा कोई? डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. ये ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ 18 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो. आप 5 घंटे ही पढ़ो, 6 घंटे ही पढ़ो, मगर वो कंसिस्टेंट रहे, वो एक डिसिप्लिन के साथ हो. तो आपकी लाइफ बैलेंस्ड रहेगी, आप पढ़ाई भी अच्छे से करोगे, आपको चीज़ें याद भी होंगी, आप चीज़ें रिवाइज भी कर पाओगे.
मान लो आप साल भर पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो वो एग्ज़ाम में आपका आउटपुट कभी नहीं आएगा। और ये हर लेवल के लिए सही है, चाहे वो 12th लेवल का एग्ज़ाम हो, 10th लेवल का एग्ज़ाम हो, या वो मेडिकल एंट्रेंस नीट जिसको कहते हैं आज के डेट में, नीट का एग्ज़ाम हो, या फिर आगे जाके पीजी लेवल का एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में ये ज़रूरी होता है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक ही कोड है, एक ही मंत्र है, दैट इज़ डिसिप्लिन। आपको पढ़ाई डिसिप्लिन के साथ करनी पड़ेगी। तो सर जैसा गाइड करते हैं वैसा आप लोग करते जाइए। मुझे पर्सनली देखो, मैं ऑल इंडिया मैंने कई सारे मेडिकल कॉलेजेस में मेरे रैंक्स आए, और मुझे ऐसा लगता है कि हर, और उस समय क्या होता था कि अभी जैसे नीट है, एक ही एग्ज़ाम के थ्रू आप कई सारे कॉलेजेस में आप जा सकते हो। उस समय क्या होता था कि एक सीबीएसई मेडिकल होता था, स्टेट का पीएमटी अलग हुआ करता था, बीएचयू का एग्ज़ाम अलग होता था, एम्स का अलग होता है, एएफएमसी का अलग होता था। हर हर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के एग्ज़ाम्स अलग होते थे, अपार्ट फ्रॉम योर स्टेट मेडिकल एंट्रेंस एंड द सेंट्रल मेडिकल एंट्रेंस, दैट इज़ सीबीएसई, ऑल इंडिया पीएमटी जिसे कहते थे। तो हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता था, मगर सब में एक कॉमन बात होती थी। एक तो बेसिक नॉलेज सेम होता है, और ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपको आता ही हो, हर सिल आप ये कोई ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप सब कुछ पढ़ लो, और सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा। वहाँ क्या काम करता है, रेसिडुअल मेमोरी। ठीक है, रेसिडुअल, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ, बिकॉज़ ये एक एमसीक्यू एग्ज़ाम है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ आए, मगर उसका जो क्रक्स है, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा आपको याद रहेगा। तो आप जब पढ़ाई कर रहे हो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कोशिश करो अपने रेसिडुअल मेमोरी को एनहांस करने का। ठीक है। तो ये रेसिडुअल मेमोरी आप जितना बढ़ाओगे उतना ही आउटपुट आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा आएगा। आप जो टेस्ट सीरीज़ दोगे, मॉक टेस्ट देते हो, उसमें आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे एनहांस होते जाएंगे। ठीक है। तो ये एक बेसिक मंत्र है किसी भी एग्ज़ाम का, डिसिप्लिन होना चाहिए, अपने रेसिडुअल मेमोरी को बढ़ाइए, और माइंड को ना हमेशा एकदम पॉजिटिव वाइब्स देना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। आप सोचो कि आज एग्ज़ाम है आपका, आप ये कभी मत सोचो कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। आप बस ये सोचो कि जो भी है मैंने पढ़ लिया है। जिसने सब कुछ पढ़ लिया होगा उसको भी सब कुछ याद नहीं रहना है। जिसने सब कुछ पढ़ लिया है उसको शायद 60% याद रहे। आपने सिर्फ 60% ही पढ़ा है, हो सकता है आपको 55% याद रहे। उतना ही काफ़ी है उस एग्ज़ाम के लिए। ये कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी के लिए मेरे तरफ से एक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सब अच्छा करें लाइफ में और आगे बढ़ें, और जैसा सर ने बताया वैसा आप लोग उनके गाइडेंस को माने। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी आप क्रिब मत करना कि हाँ, इस टीचर ने ये नहीं बताया, उस टीचर ने वो नहीं बताया। आप खुद को उस टीचर के पोजीशन पर रख के देखो, और आप खुद सोचो कि क्या आप उतना पढ़ा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते हो। वो टीचर टीचर इसलिए है क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा पढ़ाई की है, आपसे ज़्यादा उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, और आपसे पहले प्राप्त हुआ है ना? तो कभी भी किसी टीचर के बारे में ये मत सोचना कि उन्होंने ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है। सिर्फ ये ध्यान दो कि उन्होंने क्या पढ़ाया है। कोई टीचर आपको कोई ऐसा कोई ऐसा मंत्र आपको नहीं दे सकता कि नहीं ये पढ़ लो और चले जाओ, एग्ज़ाम हो जाएगा। नहीं, टीचर सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए है, आपको एक बेसिक प्लेटफॉर्म देने के लिए होते हैं, और आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए होते हैं। जिस दिन इस बात को आप समझ लोगे, तो आपकी जो ये डिपेंडेंसी होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट पे या किसी पर्टिकुलर टीचर पे कि नहीं सर ये बताएंगे तभी हम आगे पढ़ेंगे, नहीं, वो डिपेंडेंसी को ख़त्म करो आप। और वो तभी आएगी जब आप अपने अंदर अगेन डिसिप्लिन लाओगे। आप अपने टीचर से जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठाओ। आपके टीचर हैं ही इसलिए, वो बैठे ही आपके लिए। ठीक है। मगर ये मत एक्सपेक्ट करें कि टीचर आपको सब कुछ स्पून फीड करेंगे, नहीं, मेहनत आपको करनी है। कोई भी टीचर किसी भी इंडिया का या किसी भी कंट्री का बेस्ट टीचर होगा या बेस्ट इंस्टीट्यूट होगा, वो आपको सब कुछ नहीं बता सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। वो जो भी बता रहा है, यू शुड बी थैंकफुल कि हाँ इन्होंने मुझे ये बताया है, अब मैं इसके आगे करता हूँ। ठीक है। और आगे आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, डिस्कशन करो, टीचर से डिस्कस किया करो कि सर मुझे लग रहा था ये ऐसा ऐसा, ऐसा क्यों है। हो सकता है कि किसी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही हो,
ठीक है? मान लो हो सकता है कि जैसे एक्शन पोटेंशियल है, आपको शायद ना समझ में आता हो, आप वापस टीचर से पूछो, वो बताएँगे, वो खुश होकर बताएँगे, उनको अच्छा लगेगा कि हाँ, ये स्टूडेंट ने अपनी गलती तो एक्सेप्ट करी। स्टूडेंट अपनी कमी को तो पहचान पा रहा है, अपनी कमी को जानना, अपने शॉर्टकमिंग्स को पहचानना, ये इसके लिए बहुत करेज चाहिए होता है। हम कई बार क्या करते हैं कि उस चीज़ से भागते हैं, इग्नोर करते हैं, अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते हैं और यही हमारे फेलियर का कारण होता है। तो अपनी कमियों को पहचानना सीखो। अगर आपको लगता है कि आपके पढ़ाई में, आपकी तैयारी में कोई कमी है तो उसको एक्सेप्ट करो और उन शॉर्टकमिंग्स पे काम करो और देखना आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल वेरी बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन एंड आई होप आप सभी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो एक दिन डॉक्टर बने।